देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो वीडियो है कक्षा 10 वालों के लिए बना है ना। कक्षा 10 वालों के लिए अम्ल क्षारक एवं लवण का अम्ल क्षारक एवं लवण जो कि एनसीईआरटी का विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है। अम्ल क्षारक एवं लवण इसका कौन सा है, लेक्चर नंबर 1 कह दें और पार्ट 2। लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 ये बन रहा है। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा जो है, बेसिकली फोकस कीजिए आर्हेनियस वाले को कि आर्हेनियस ने अम्ल किसे कहा। आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं, वो अम्ल है। एग्जाम्पल्स आपने लिखा है HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, ठीक है, और H3PO4, HCOOH, HCN, CH3COOH, ये सब अम्ल आपने लिखा है। और क्षार किसे कहा, जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। क्षार के एग्जाम्पल्स क्या लिखे आपने, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH, ये सब आपके क्षार, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है अम्ल के प्रकार और क्षार के प्रकार। तो हेडिंग कीजिए आप, अम्ल के प्रकार। हेडिंग होना चाहिए टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड से कहेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार अंग्रेजी है टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो क्या करेंगे आप, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल सामान्य केस में 2 प्रकार के पढ़े जाएंगे आपको, ठीक है। अम्ल निम्न लिखिए, निम्न प्रकार के होते हैं, 2 मत कहिए आप, हम 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सामान्य केस में बोलते हैं अम्ल के लिए कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। आर्हेनियस ने यही पहचान बताया था ना, आर्हेनियस ने अम्ल के पहचान का यही तरीका बताया था कि जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। अब यही H+ आयन देने की क्षमता के आधार पर ही अम्ल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि अगर H+ फास्ट देगा तो प्रबल अम्ल कह दिया जाएगा, और H+ स्लो देगा तो क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो लिखते हैं, लिख लो फटाफट। वे पदार्थ जो जल में घुलकर शीघ्रता से H+ आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ये सब रट लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ये सब प्रबल अम्ल है। एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए।
मुख्य एग्जाम्पल ही है। परिभाषा क्या देते हैं, परिभाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक एसिड क्या लिखा जाएगा, वे पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर अपेक्षाकृत देरी से H+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन है प्रबल अम्ल, कौन है दुर्बल अम्ल? एग्जाम्पल्स मुख्य हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है पता है? एक है आपका H3PO4, H3PO4, HCN, HCOOH, जिसमें कार्बन आ जाए उसको आप बोल दीजिए दुर्बल अम्ल। क्या है? बस एक रट लो, बस कि H3PO4 को रट लो, ये दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा जिसमें भी कार्बन आ जाए उन सभी को क्या नाम दिया जाएगा? दुर्बल अम्ल। और भी एग्जाम्पल एक है, H2CO3, H2CO, ये सभी के सभी कैसे अम्ल है? दुर्बल अम्ल। और रिएक्शन वगैरह में ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता, प्रबल अम्लों का ही यूज़ होता है। किसका यूज़ करते हैं? हाँ, दुर्बल अम्लों का एग्जाम्पल जानते रहिए। पूछता है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो परिभाषा तो आप दे देंगे कि जो H+ आयन शीघ्रता से उत्पन्न करते हैं वो आपके प्रबल अम्ल हैं, और जो H+ आयन शीघ्रता से उत्पन्न नहीं करते हैं या देरी से उत्पन्न करते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल से ये थोड़ा जानते रहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखाया जाएगा? क्षार के प्रकार। लिखो फटाफट, लिखो। क्षार के प्रकार। क्षार लिखो, निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न, उधर बैठ जाइए। क्षार निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? लिख दीजिए आप लोग, वे पदार्थ जो जल में घुलकर शीघ्रता से OH- आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस। इसके अलावा और मिल जाएगा आपको, RbOH भी हो सकता है, ठीक है। दुर्बल क्षार क्या है? दुर्बल क्षार ये कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? गुड, इसके नहीं आएगा ना? आया यहाँ तक? हाँ, चलिए बढ़िया है।
इसका देखिए ध्यान से, आपने क्या लिखा, क्षार के प्रकार लिखने कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर शीघ्रता से OH माइनस आयन देते हैं वो प्रबल क्षार हैं। एग्जाम्पल्स मुख्य हैं PNaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, RbOH, ये रुबीडियम हाइड्रोक्साइड है, रुबीडियम, ठीक है। अक्सर तो यही यूज़ में आएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा जानते रहिए। इसके बाद क्या है कि वे पदार्थ 10 के लिए क्या है, देखो दुर्बल क्षार क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर अपेक्षाकृत देरी से OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल्स जानते रहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक प्रकार का क्या है, दुर्बल क्षार। और इसका एक बेकिंग सोडा भी चल जाएगी, इसमें बेकिंग सोडा जानते हैं, बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षार है, लेकिन उसके पास OH नहीं है, वो किसी अलग तरीके से बनाया जाता है, वो अलग तरीका मैं आपको समझाऊंगा, या भी सुन भी सकते। देखो जैसे मान लो अम्ल और क्षार की क्रिया से आपको पता होना चाहिए लवण बनता है, क्या बनता है, लवण। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण का निर्माण होता है। अगर कभी जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे, उससे बनने वाला जो लवण होगा ना, वो थोड़ा अम्लीय कैरेक्टर होगा। कैसा होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप, मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि अगर कभी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा ना, उसमें थोड़ा अम्लीय कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करे तो जो लवण बनेगा वो प्योर, वो ना तो अम्लीय रहेगा ना तो क्षारी, वो रहेगा उदासीन। कैसा रहेगा, उदासीन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बनने वाला लवण उदासीन होता है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की क्रिया से बनने वाला जो लवण होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया से बनने वाला जो लवण होता है हल्का सा क्षारीय होता है। जो प्रबल होगा उसी प्रकार का लक्षण जो है लवण में दिखाई देता है। प्रबल अम्ल हुआ, दुर्बल क्षार हुआ, तो कैसा हो जाएगा लवण, अम्लीय कैरेक्टर का, अम्लीय लक्षण वाला। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार हो जाए तो लवण कैसा होगा, थोड़ा क्षारीय कैरेक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय लक्षण वाला हो जाएगा। वो थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा कैसे बनता है, कौन से लवण अम्लीय होंगे, कौन से क्षारीय होंगे, ये सब बताई जाएंगी बातें आप। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार हो तो लवण भी उदासीन होता है, वो लवण भी कैसा रहेगा, हाँ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, वो लवण भी उदासीन बनेगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण भी क्या रहेगा, बनने वाला लवण जो है वो उदासीन रहेगा। तो आप ये जान चुके हैं। अभी हेडिंग कीजिए अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल कौन कौन सी अभिक्रिया दिखाता है, लिखिए हेडिंग अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। NCERT के हिसाब से क्या क्या पढ़ेंगे आप, देखिए अम्ल के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप। अम्ल की रासायनिक गुणधर्म, या आप इसको अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है, दिखाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं पता है, आप एक पढ़ेंगे अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। और अम्ल जब भी क्रिया करेगा ना, जानते कौन सा अम्ल लेंगे आप, तनु अम्ल। कौन सा अम्ल, तभी वो जाके H+ देगा, तभी रिएक्शन हो पाएगा।
अगर आपने अम्ल लिया है, जल नहीं है या जल में अम्ल नहीं मिलाया है, फिर वैसे रिएक्शन कराएगा, रिएक्शन नहीं होगा। अम्ल रिएक्शन तभी करेगा जब कैसा होगा, तनु, थोड़ी जल की मात्रा रहेगी। ठीक है, हालांकि मैं ऐसे लिख रहा हूं कि अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अम्ल का अधिक क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील धातु कौन है पता है, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, ये सब धातुएं कैसी है, अधिक क्रियाशील। अम्ल का अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगला क्या पढ़ेंगे आप, अगला पढ़ेंगे अम्ल का धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे आप, अम्ल का धातु कार्बोनेट, अम्ल का धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन को बाई भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं आप? आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपको अम्ल की इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है। अगला क्या है, अम्ल का अधिक क्रियाशील धातुओं। इसकी एग्जांपल्स क्या है जानते हैं ना, सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, जिंक वगैरह भी आते हैं, लेकिन जिंक अधिक क्रियाशील नहीं होता है, उसको मध्यम क्रियाशील में रखा गया है। हाँ, लिथियम वगैरह भी आ जाएंगे। कार्बन कहाँ धातु है, कार्बन धातु लिखवाया हूँ, कार्बन अधातु लिखवाया गया। छोड़िए, देखो ध्यान से, अम्ल का अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया यही है, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम जो है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन से भी क्रिया कर लेगा, मतलब उससे ज़्यादा क्रियाशील हो, बस उससे हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील धातुएं जो होंगी, अगर वो अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, वही पढ़ेंगे। और क्या है, अब पढ़ेंगे इसके बाद अम्ल का धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड कौन है पता है, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाए, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाए, जिंक ऑक्साइड हो जाए, इन सब का रिएक्शन पढ़ेंगे आप। अम्ल का धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। और आप पढ़ेंगे अम्ल का धातु कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट आ जाए, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब से रिएक्शन हो तो क्या होगा। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट का मतलब वही है, बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बोलेंगे बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट एक होता है बाइकार्बोनेट आयन, या उसको बोल देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, तो आप जानते रहिए। एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या इसी को कह सकते हैं आप, या इसको बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट आयन। जानते कौन है, HCO3 माइनस, यही आपका जो है बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। इसे ही पढ़ेंगे आप, मतलब ये टूट के देगा, इससे सोडियम क्रिया कर ले तो NaHCO3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि Na पर 1 प्लस होता है, Na पर 1 प्लस है तो HCO3 माइनस बनाएगा, NaHCO3, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम क्रिया कर लेगा तो यही ट्वाइस हो जाएगा,
यही क्या हो जाएगा ट्वाइस, क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, कैल्शियम पे क्या होता है 2 प्लस, तो आपको मिलेगा Ca और HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, कितना लिखे फिर रिएक्शन करा दो, ध्यान दीजिए आप, सुन नोट कर लीजिए। अम्ल की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि जब अम्ल का क्षार के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या घटना होने वाली है। अब पहला पॉइंट हेडिंग कर लेंगे, क्या हेडिंग होगा, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। क्या हेडिंग होगा आपका, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। अच्छा देखो ध्यान से, तो भी कौन सा अम्ल लेंगे आप, तनु अम्ल लेना है। ठीक है, तो पहले एक बात समझ लो फिर आप रिएक्शन कराइए। मान लीजिए आपने कोई अम्ल लिया HCl और कोई क्षार लिया, मान लो NaOH ले लिया, कोई बोले क्या बनेगा। ठीक है, तो आप यही देखो, जैसे मान लो ऐसा हो HCl हो, इसका रिएक्शन आपने करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कोई बोले क्या बनेगा, पहले आप इसको तोड़िए प्लस माइनस। ठीक है, सीधा रिएक्शन कराइए, हालांकि वास्तविक घटना होती है इसको भी जल में घोलते हैं, इसको भी जल में घोलते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिलहाल आप अपनी जानकारी के लिए इसको ऐसे ब्रेक करो, ब्रेक कीजिए, H+ में ब्रेक होगा ये और Cl- में ब्रेक होगा। ये कैसे ब्रेक होगा, यानी Na+ में OH-, ये ऐसी कि इसकी ऐसी ब्रेकिंग हो। ब्रेक करने के बाद क्या करना है आपको ना, इसका रिएक्शन उल्टा कराना है, इसके प्लस वाले की क्रिया अगले वाले के माइनस वाले के साथ, और अगले वाले के प्लस की क्रिया इसके माइनस के साथ। और सामान्य केस में सुने आपने, सामान्य नियम में होता है कि जब प्लस और माइनस क्रिया कर रहे हो तो प्लस वाले पार्ट को पहले लिखा जाता है और माइनस वाले पार्ट को बाद। ये नियम है, सामान्य नियम। तो ध्यान दें आप, क्या होगा, आप इसको तोड़ेंगे H+Cl- या Na+OH-, इसका प्लस अगले वाले के माइनस से क्रिया करेगा और इसका प्लस अगले वाले के माइनस से क्रिया करेगा। तो मान लो, अच्छा देखो, अगर Na+ ने Cl- से क्रिया किया तो बनेगा क्या, NaCl। क्या बनेगा, प्लस माइनस बराबर है, सीधा आप जोड़ के लिखें NaCl बनेगा। और ये आप जानते रहिए कि अगर H और OH क्रिया करेंगे कभी भी तो बना देना है H2O। क्या बना देना है, H2O। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है रीजन कि ऐसा बोले कि प्लस माइनस बराबर है, कैंसिल कर दीजिए और बाकी दोनों को जोड़ दो, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बराबर है, अब बच्चा कुछ नहीं, सीधा ऐसा कर लो ना, आप ऐसा कर लीजिए HOH भी कर सकते हैं, HOH, या अच्छा ऐसा करो, सही रहेगा, ज़्यादा बेहतर आपका होगा H2O, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब इसकी बात करें, इसका देखो, इसको तोड़ लो पहले, H+Cl-, इसको तोड़ें आप Ca++ OH-। अब इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले से क्रिया करेगा तो बना देगा H2O। H और OH मिलाएंगे H2O, और आपका जो Ca++ है ये Cl- से क्रिया करेगा तो जानते हैं क्या बनेगा ना, Cl+Cl-, इसको 2 इसको 1, 1 से इधर गुणा होगा और 2 से इधर गुणा, इसका 1 मानेंगे ना, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 से इधर गुणा 1 से इधर, तो Ca बन जाएगा और Cl2, तो मिलेगा क्या आपको, CaCl2 मिल जाएगा और मिल जाएगा H2O। CaCl2 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, H2O। ठीक है, अच्छा आप कैसे पहचान लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। देखो अभी के लिए आप ये जानते रहो, अगर कोई पदार्थ आपने बनाया है
जिसके पास ना तो यच है, सामान्य केस में, सामान्य नियम बता रहा हूँ, जिसके पास ना तो यच है ना तो ओ एच है, तो उसे आप कह दीजिए ये लवण है। अगर कोई पदार्थ ऐसा रहे जिसके पास ना तो यच रहे ना तो ओ एच रहे, तो उसे आप क्या नाम दीजिए, लवण। तो देखो इसको आप लवण नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो यच है ना तो ओ एच है। इसको भी क्या नाम दे सकते हैं, हाँ लवण। ऐसे ही आपका अगर सोडियम ऑक्साइड है, उसको भी क्या नाम दे सकते हैं, लवण नाम दे सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है, नाम दे सकते हैं लवण, इसके पास ना तो एच है ना तो ओ एच। ठीक है, सामान्य तरीका होता है। तो जानते हैं आप इसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा, हाँ ये लिखना है कि अगर कोई अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया कर रहा हो तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल, लवण तथा, इतना लिखें आप। अच्छा देखो ध्यान से, पहले समझ लो तुम। अच्छा क्या देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इसको रिएक्शन को आप देखिए, ये बैलेंस नहीं है। क्यों जानते हैं, एक तो ये देख लो, आप सामान्य ये देख लो ना कि देखो OH 2 है, H 1 है, H और OH क्रिया करके H2O बनाने वाले, तो यहाँ एक OH बढ़ रहा है, जैसे OH यहाँ 2 है, यहाँ H 1 है, तो जब क्रिया होगी एक H एक OH से क्रिया कर लेगा लेकिन एक OH बच जाएगा। तो आप ऐसा प्रयास करो ना, H को भी 2 कर दो, क्या कर दीजिए, H को भी 2 कर दीजिए, ताकि जो है आराम से रिएक्शन हो सके। एक तरीका ये है, यहीं से देख लो, H OH को देख लो बराबर हो तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ। या दूसरा तरीका ये है, ऐसे देखो अपने तरीके से सीधा चलिए, आप H को बाद में देखो, चलो Cl देखा, बनाने के बाद देखो ये रिएक्शन तब यूज करेंगे, ये जो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, आप बैलेंस करने का ये तरीका कब यूज करें, अगर आप पूरा रिएक्शन बना लो ऐसे नॉर्मली तोड़ तोड़ के, ये डबल प्लस OH माइनस तोड़ तोड़ के बना लीजिए, बनाने के बाद देखो क्या बैलेंस है कि नहीं। H को छोड़ो, बैलेंस करने के मैं तरीका बताया, H को लास्ट में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को भी लास्ट में बैलेंस करते हैं, H को, ऑक्सीजन को, इन सबको लास्ट में बैलेंस करते हैं। इनके अलावा अगर कोई परमाणु है तो पहले उसको बैलेंस कर लो, H और O के अलावा कोई परमाणु है तो पहले उसको बैलेंस कर लो, फिर H O को बाद में करो। तो देखो Cl को पहले देखो, एक Cl है, कितना Cl, 2, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 2 से। Cl को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 से गुणा कीजिए, फिर आगे बढ़ो। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1। अब बचा क्या क्या पता है, बचा है आपका H और OH नहीं, O। H को अलग से मान लो और O को अलग से। तो H और O में सामान्य केस में पहले O को ही करते हैं बैलेंस, O को कर लो, चलो O को देख लिया जाए। ऑक्सीजन 2 है, वहाँ कितना ऑक्सीजन, कितने से गुणा करेंगे, 2 से। ये से देखो 2 इधर है 2 इधर, 4, लास्ट में करो, क्या दिक्कत है, आप बैलेंस लास्ट में करो, पहले पूरा बना लो प्रोडक्ट, फिर लास्ट में बैलेंस कर दीजिए। इसका तो बैलेंस है, एक H एक Cl, एक Na एक OH, तो यहाँ देखो एक Na एक Cl यहाँ भी है, HOH वहाँ भी है, तो दिख रहा है आपको कि वो बैलेंस। आप ये 2 रिएक्शन लिख लीजिएगा कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। लेकिन अम्ल कौन सा होना चाहिए, तनु अम्ल और क्षार, तब बनेगा लवण और जल, और क्षार भी आपका तनु ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तब, ताकि OH माइनस दे सके, H प्लस दे सके। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एग्जांपल दिया गया है, ये सब घर से करके आइए, ये घर से करके आइए। और अगला हेडिंग कर लें आप, ये घर से करके आइए, फिर अगला हेडिंग करें, अम्ल का अधिक क्रियाशील अम्ल का अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया
अच्छा पहले आप समझ लें, फिर आराम से लिखिएगा, आराम से। यहाँ समझो पहले। देखो अगर अम्ल जो है ज़्यादा क्रियाशील धातु से क्रिया कर ले, ज़्यादा क्रियाशील मतलब जो उससे अधिक क्रियाशील हो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब है, अगर उन्होंने किसी अम्ल से क्रिया किया तो क्या घटना होगी, क्या घटना होगी वही समझना है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया है Na, उसकी क्रिया Cl से कराई, यहाँ तक आ जाएगा। हाँ, अगर आपने लिया है Zn, उसकी क्रिया Cl से कराई तो क्या होगा, उसके बाद आगे थोड़ा मैं करा रहा हूँ, उसको मिटा कर एक हो जाए, यहाँ तक आइए, लेकिन तोड़ने में प्रॉब्लम होगी ना, जाने दीजिए, तोड़ने में प्रॉब्लम होगी तो यही लिखता हूँ। रिएक्शन बहुत सारे हैं, एक नहीं है। जैसे मान लें आपका एल्यूमिनियम हो, HCl से क्रिया करे, वो भी तनु HCl, ठीक है। और मान लीजिए आपको दिया हो कि चलो जिंक है, इसकी क्रिया H2SO4 से करा दी जाए, ये भी तो अम्ल ही है, ये भी क्या है, अम्ल। हालांकि इस रिएक्शन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लिया जाए कि जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है या जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है, दोनों ही केस हैं। अम्ल चाहे धातु से क्रिया करे, चाहे धातु अम्ल से क्रिया करे, रिएक्शन बात एक ही है, रिएक्शन एक ही प्रकार से होगा। अच्छा, जब आप क्रिया कराओगे ना, अगर आपने तनु लिया है, क्या लिया है, तो ये तुरंत टूट जाएगा H+ में और Cl- में, और सोडियम पे कितना प्लस होता है, 1+। जानते हैं क्या होगा, ये आपका जो Na+ है इस Cl- से क्रिया कर, हाँ, और H+ को हटाएगा। देखो यही बात होता है कि देखो जो अधिक क्रियाशील है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो क्या करेंगे, H को हटाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, कम क्रियाशील नहीं लेना है, पता लगा वो H को हटा ही नहीं पाए, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है वही लेना है धातु, जो कि H को हटा सके, H को हटा सके और उसके स्थान पे खुद का यौगिक बनाए, खुद से क्रिया करें, Cl- से खुद क्रिया करे, बना ले NaCl, और H निकलेगा। और जब H निकलता है ना, वो निकलता है हाइड्रोजन गैस के रूप, किस रूप में, ये थोड़ा रट लीजिए। H कभी भी हटता है, कभी भी निकलता है हाइड्रोजन, तो ऐसा नहीं H+ के रूप में निकल जाएगा, नहीं, H2 गैस के रूप में निकलेगा। तो आपको मिलेगा NaCl H2 गैस। समझ पा रहे हैं? इधर बात कर लिया जाए, जिंक पे होता है 2+, कितना प्लस जिंक पे, ये थोड़ा याद होना जाना चाहिए, आपको हो जाना चाहिए। जिंक पे 2+, और ये क्या होगा, H+Cl-, क्या बनाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। क्यों, इस 2 की गुणा उसमें करेंगे, 2 से गुणा उसमें होगा तो Cl2 हो जाएगा, और 1 से इसमें। थोड़ा माइंड वाली गेम रखें, क्या लिखेंगे आप, ZnCl2 प्लस H2। ऐसे वहां देखो, आप देखो लाओ इसको, तो Al पे 3+ या +3 कर लो, +3 भी चलेगा, Al+3, उसको तोड़िए आप H+ में और Cl-, क्या मिलेगा, देखो ये इससे क्रिया करेगा, बनाएगा AlCl3, H2 गैस निकल जाएगा। यहाँ अगर आप लेते हैं, ये बनेगा Zn++, इसको तोड़ दो H+SO4-, ये H+ में और ऐसे तोड़ दीजिए आप, H+SO4-, ये क्रिया कर लेगा, हाँ बराबर है, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस बराबर है, सीधा जोड़ दीजिए आप, ZnSO4 बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। और गैस के लिए आप बताएंगे ना, इस प्रकार के चिन्ह का यूज कर सकते हैं गैसों के, ठीक है। अच्छा, ये बना तो लिया, अभी देखो क्या बैलेंस है, बैलेंस्ड है, संतुलित है, नहीं है। यहाँ Cl 1 है, ठीक है, चलो चलेगा, Na भी 1 है, लेकिन H में गड़बड़ी है, H में क्या है,
ये बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। तो एच को आप थोड़ा 2 कीजिए, लेकिन अब Cl गड़बड़ा गया या सीधा बात, हाँ, या तो आप एच को यहाँ कर दीजिए आधा, सबसे अच्छी बात है कि आप किसी के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। एच यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कर दो इसको आधा, कितना एच हो जाएगा 1 बराबर, सबसे बेस्ट तरीका है। या अगर आप इस 2 को देखना नहीं चाहते हैं तो सारे में 2 से गुणा करो, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से करेंगे 2/2 का मान क्या आ जाएगा 1। अगर आप इस 2 को देखना नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो क्या है, नहीं अब मत कीजिए, जानते अब उसको आधा नहीं करें, जानते क्यों? मैंने बताया आपको, पहले एच को मत करो, पहले Cl वगैरह कर लो, फिर एच को कीजिए आप। तो जिंक का देखो ठीक है, Cl देखो 1 है, यहाँ कितना Cl 2, अभी वहाँ कितना है, अब Cl तो ठीक है, Cl हो गया 2 अब एच को देख लें आप, वो भी बैलेंस है। आगे चलें, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, बड़ा खतरनाक है कि देखो क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम 1 ठीक है, Cl 3 है, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे 3 Cl हो गया। ये से देखें यहाँ 3 हो गया, वहाँ 2 ही है, तो 2 में कितने से गुणा करें कि 3 हो जाए 3/2, कितने से गुणा करेंगे 3/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। या अगला फंडा भी है कि अगर आप इस 2 को देखना नहीं चाहते हैं तो 2 से क्या कर दीजिए, पूरे में 2 से गुणा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसा करके आप देख लेना क्या बैलेंस है कि नहीं, ऐसा कर लिया करें आप लोग, जब बटा 2 वगैरह है 2 से गुणा कर लिया करो, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या में होता है अच्छा लगता है, ये तो पूर्ण संख्या में नहीं है ना, हाँ, अगर पूर्ण संख्या में होता है तो अच्छा लगता है, तो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर लिया करो आप, क्या दिक्कत है, समझ पा रहे हैं, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर लिया करें। इसकी बात की जाए तो ZnH2SO4 बनाएगा ZnSO4 + H2, ये तो पूरा बैलेंस है, देख लो, एक Zn, एक Zn, एक SO4 पूरा, यस और O4, यहाँ भी SO4 है, 2H है 2H। अब जानते क्या लिखेंगे इसके बारे में, आप लिखेंगे कि धातु जो है, या अम्ल कह सकते हैं, तनु अम्ल, तनु अम्ल, अगर धातु से क्रिया करें या धातु तनु अम्ल से क्रिया करें, बात एक ही, तो जानते क्या बनता है, बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लवण बना है, और क्या निकलता है हाइड्रोजन, हाँ, तो यही लिखेंगे आप, अम्ल, तनु अम्ल कह दो, अम्ल कह दो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, हाँ, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तथा H2 गैस का उत्पन्न करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहीं तक पढ़ो, आज आप इतना रिएक्शन पढ़ के बढ़िया से आइए, कल जो है आपको पढ़ाएंगे आगे की रिएक्शंस वगैरह, जिसकी बाद की रिएक्शंस हैं वो आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप इतना ही पढ़ के आओ, बढ़िया से रिवाइज करके आए, ठीक।